एरोबिक रेस्पिरेशन में लिखिएगा द रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन respiration which uses oxygen is called the respiration which uses oxygen is called aerobic respiration. The breaking down of glucose down the breaking down of glucose ब्रैकेट में लिखिएगा food. The breaking down of glucose ब्रैकेट में लिखिए food during aerobic respiration during breaking down of glucose or food during aerobic respiration can be represented as follows. Can be represented as follows. एक इक्वेशन है वो आपको नोट करनी है यहाँ पर. Glucose यहाँ लिखिएगा 1 मॉलिक्यूल. ग्लूकोज यहाँ लिखे 1 मॉलिक्यूल. फिर एक एरो लगाकर लिखिएगा उसके ऊपर ग्लाइकोलिसिस और ब्रैकेट में लिखें इन साइटोप्लाज्म. इसका रिजल्ट आएगा पायरुवेट. PYRUVATE पायरुवेट. ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? ठीक है. पायरुवेट. इसके बाद एक लंबा सा एरो लगाएंगे. इस पर लिखेंगे ऑक्सीजन. ब्रैकेट में लिखिएगा फ्रॉम क्रेब्स साइकिल. ब्रैकेट में लिखिएगा इन माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया. और आउटपुट में लिखिएगा 6 CO2 plus 6 H2O. CO2 plus 6 H2O plus 38 ATP. यहाँ ब्रैकेट में लिखिए एनर्जी. एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये वो रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है.
और रेस्पिरेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि ब्रीदिंग इन विच डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसमें क्या होता है कि फूड पार्टिकल्स को भी वो छोटे छोटे पार्ट्स में डाइजेस्ट करने में, डिजॉल्व करने में काम करता है रेस्पिरेशन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन की एक ही इक्वेशन है। इस इक्वेशन से क्या समझ में आता है कि सबसे पहले जितने भी तरीके का डाइजेशन हमारी बॉडी में होता है, विद द हेल्प ऑफ एसिड, विद द हेल्प ऑफ टीथ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बाइल जूसेस, वो जो सारा डाइजेशन जो होता है, तो डाइजेशन में जो भी फूड है वो फूड टूट टूट कर डाइजेस्ट हो होकर, मतलब टूट टूट कर वो कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज में। फिर ग्लूकोज का क्या होता है बॉडी में, जैसे जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के, तो उन सब पार्ट्स, वो जो सारे पार्ट्स हैं वो छोटी छोटी टिश्यूज से मिलकर बने हैं। और जो छोटी छोटी टिश्यूज़ हैं वो छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी है। उन सेल्स के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है, तो हर एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है। तो हम ये कहेंगे कि जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज हर एक सेल में भी मौजूद है। जब डाइजेशन हुआ और डाइजेशन के बाद जब एसिमिलेशन हुआ, एसिमिलेशन का मतलब ही ये है कि छोटे से छोटे सेल की पास भी आपने क्या कर दिया, उसको फूड को भेज दिया। तो इसका मतलब ग्लूकोज छोटे से छोटे सेल के पास पहुंच चुका है। तो सेल के अंदर ग्लूकोज है और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज का जो कन्वर्जन होता है पाइरूवेट में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज का जो कन्वर्जन होता है पाइरूवेट में, अब हम करेंगे क्या भाई, जो डाइजेशन हुआ, जो हमने फूड खाया, उस फूड का अल्टीमेट गोल क्या था, उस फूड का अल्टीमेट ग्रोथ जो गोल था वो एक तो ये था कि बॉडी की ग्रोथ हो, और दूसरा ये था कि हमें अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी मिले, ठीक है। तो ये उस फूड का गोल था। तो अब फूड का जो एसिमिलेशन हुआ बॉडी में, तो एसिमिलेशन का मतलब वो सारे के सारे सेल तक टूट टूट कर पहुँच चुका है। अब ग्रोथ का काम तो वो अपना करता रहेगा, ठीक, क्योंकि सारे सेल्स तक थोड़ा थोड़ा पहुँच गया, तो थोड़ा थोड़ा सारे सेल्स ग्रो करेंगे, क्योंकि अब उनको न्यूट्रिशन मिला, ठीक है। लेकिन एनर्जी कैसे मिलेगी, तो ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पाइरूवेट में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस जो है होता है। फिर ये जो पाइरूवेट आया, इस पाइरूवेट को मिलता है ऑक्सीजन, और ये जो लिखा है फ्रॉम क्रैब साइकिल, तो क्रैब साइकिल क्या होता है कि नेचर में जिस तरीके से ऑक्सीजन बनती है, वो जो पूरी उसकी एक साइकिल होती है कि उसको हम बोलते हैं क्रैब साइकिल। कि भाई जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में हमने पानी दिया और प्लांट्स को सनलाइट मिली, तो सनलाइट और वाटर की हेल्प से फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस का एक बाई प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन होता है। थोड़ा सा ऑक्सीजन प्लांट्स अपने पास रख लेते हैं, लेकिन जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है उसको वो एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। तो ये जो पूरी एक साइकिल होती है, मतलब पूरा जो एक प्रोसीजर होता है, उसको क्रैब साइकिल बोल देते हैं। तो क्रैब साइकिल, और क्रैब कोई साइंटिस्ट था, उसने पहले इस साइकिल के बारे में बताया, तो उसके नाम से इसको जाना जाने लगा कि उसको क्रैब साइकिल बोलते हैं। तो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, बिकॉज ऑफ क्रैब साइकिल, वो ऑक्सीजन पाइरूवेट के साथ मिक्स होती है। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल का ही एक पार्ट है। वहाँ पर मिक्स होने के बाद में फिर ये 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP। वाटर जो काम का है वो तो बॉडी में यूज़ हो जाता है, जो काम का नहीं है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में काम की होती ही नहीं है, तो वो बॉडी से बाहर निकल जाती है जब हम ब्रीदिंग करते हैं। तो व्हेनेवर वी ब्रीद आउट, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। और जो ये ATP है, ये बॉडी के अंदर रह जाता है। ये ATP ही हमको हमारी डे टू डे लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करती है। तो ये जो ATP है, यही एनर्जी है। तो एनर्जी कैसे लिबरेट होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज़ होता है। तो आप ये कहेंगे कि जितने भी रेस्पिरेशन है ऑक्सीजन का तो यूज़ होता ही है, तो हम ये कहेंगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। अब हम कुछ और भी चीज़ पढ़ेंगे कि अब सवाल दिमाग में ये आता है कि ऑक्सीजन का यूज़ एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो इसका मतलब हम ही करते हैं, क्योंकि हम तो ऑक्सीजन लेते ही लेते हैं, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो क्या होता है कि हम नाक से सांस ले रहे हैं, तो नाक से ऑक्सीजन जा रही है अंदर, तो दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा, एरोबिक नाम से ये समझ में आता है, जैसे आपने सुना होगा आज इंटरनेशनल योगा डे भी है, आपने सुना होगा योग होता है, एक्सरसाइज के अलग अलग तरीके, योग होता है, एरोबिक्स होता है ना, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं एक्सरसाइज करने के। तो अब उसमें ज़्यादातर एक्सरसाइज में जिसमें बहुत ज़्यादा हमारी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल हम रिगरसली एक्सटेंसिवली हम रनिंग कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से हम दौड़ रहे हैं, या बहुत तेज़ी से हम लैप बाई लैप हम स्विमिंग करे जा रहे हैं, ठीक है।
तो उसमें क्या है कि उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बॉडी को बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या जो हमारे ये छोटे छोटे नॉस्ट्रल्स हैं, क्या इससे बहुत ज़्यादा सांस आ जाएगी? हम ये कहेंगे नहीं आ पाएगी, तो हम मुँह से लेने लगते हैं सांस। ठीक है, अब क्या होता है कि मुँह से भी जब सांस लेते हैं, मुँह से भी सांस जाएगी, नाक से भी सांस जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो नहीं पाती। तो जब कोई भी एथलीट होता है तो उस एथलीट को ये बोला जाता है कि अगर आपको 500 मीटर की दौड़ लगानी है तो 500 मीटर की दौड़ में उसको जो ट्रेन किया जाता है वो कुछ इस तरह से करा जाता है कि भाई आप 400 मीटर तक धीमे 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 आप दौड़ेंगे, मतलब एक कांस्टेंट पेस मेंटेन करके चलेंगे जिसमें आपको दिक्कत ना हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत धीरे धीरे चलते हैं, कुछ लोग एवरेज स्पीड में चलते हैं, कुछ लोग बहुत तेज़ चलते हैं। तो अगर मान लो हमें धीरे चलने की आदत है और हम तेज़ चलने लगे तो थोड़ी देर में ना हमको थकान हो जाएगी और हम कहेंगे नहीं भाई पैरों में दर्द हो गया, बैठना चाहता हूँ मैं। लेकिन वहीं कुछ लोगों ने जिन्होंने प्रैक्टिस कर करके अपनी चाल को ही, अपनी स्पीड को ही थोड़ा तेज़ कर लिया है, उनको दिक्कत होती नहीं है। तो जो एथलीट्स होते हैं उनको ऐसे ट्रेन किया जाता है कि आप अपना एक एवरेज स्पीड मेंटेन करके चलेंगे 4 राउंड तक। अगर 100 मीटर का एक राउंड है तो लास्ट का जो लैप है 500 मीटर का, उसमें वो बोलते हैं कि आपको जितनी आपके अंदर ताकत है आप उतनी ताकत के साथ दौड़ लगाइए क्योंकि आपको फर्स्ट आना है। तो होता क्या है कि वो जो लास्ट वाला लैप होता है जिसमें आप पूरी ताकत लगा देते हैं शरीर की, तो वो जो पूरी ताकत होती है उस पूरी ताकत में आप नाक से भी सांस ले रहे हैं, आप जो है मुंह से भी सांस ले रहे हैं, उसके बावजूद भी जो रिक्वायरमेंट है सेल्स की, जो रिक्वायरमेंट है वो सेल्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती। और वो जो सेल्स की रिक्वायरमेंट जब पूरी नहीं हो पाती है तो फिर क्या होता है कि फिर ऑक्सीजन की हेल्प से रेस्पिरेशन हो, ये ज़रूरी नहीं है। उस दौरान जब आप बहुत रिगरस एक्सरसाइज करते हैं तब ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती रेस्पिरेशन में, तब जो सेल्स हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और रेस्पिरेशन का मतलब ही ये है टू डिराइव आउट एनर्जी, टू डिराइव आउट एनर्जी। एनर्जी आपको ज़बरदस्त तरीके से जब मिलेगी तो आप बहुत तेज़ी से दौड़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 38 ATP एनर्जी मिल रही है, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो इस वजह से अगर आप एक कांस्टेंट पेस मेंटेन करके चलते हैं, आप बहुत धीमी गति से अगर आप दौड़ते हैं तो आप बहुत बहुत देर तक दौड़ जाएंगे, आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक दौड़ जाएंगे। तो आप कभी भी देखना जो मैराथन रनर्स होते हैं बहुत धीरे धीरे दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन साथ साथ लेते रहते हैं और दौड़ते रहते हैं। ऑक्सीजन लिया दौड़े, ऑक्सीजन लिया दौड़े, कंटिन्यूसली चलता रहता है। और जो 100 मीटर वाले जो होते हैं खिलाड़ी, जो 100 मीटर का जिनको दौड़ना है, तो इसका मतलब रेस स्टार्ट होते ही उन्हें अपनी सारी एनर्जी लगा देनी है उसमें। तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं होती। आपने प्रैक्टिस कर रखी है, स्लो रनिंग की भी प्रैक्टिस कर रखी है, तो आपको जब तेज़ दौड़ना है ना तो आप बहुत तेज़ी से दौड़ जाएंगे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो जहाँ देखने में लगता है कि हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत तो तब पड़ेगी ना जब हमको 100 मीटर दौड़ना होगा, और मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि उसमें हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या है, बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये ATP मॉलिक्यूल्स तो तब भी जनरेट हो रहे हैं ना जब मैं खाली बैठा हुआ हूँ, ऐसे ही कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, तब भी जनरेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर्ड है। लेकिन जब मैं बहुत रिगरस एक्सरसाइज कर रहा हूँ, यानी कि बहुत तेज़ी से जब मैं दौड़ रहा हूँ, तो ये एनर्जी ही यूटिलाइज होगी और इसके अलावा मुझे बाहर से एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसीलिए बोलते हैं कि जब हमें बहुत रिगरस एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है तो तब हमें बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है बाहर से। हाँ, अगर अंदर भी एनर्जी नहीं है, भूखे पेट बैठे हुए हो, तो फिर नहीं दौड़ पाओगे। ठीक है, तो ऐसा ये कहा जाता है कि जिनको प्रैक्टिस नहीं होती और वो अचानक से तेज़ दौड़ना शुरू कर देते हैं, तो क्या है कि उनको पता ही नहीं है कि कितनी देर पहले आपको कितना खाना खाना चाहिए था, क्या क्या खाना खाना चाहिए था आपको, ताकि एनर्जी मेंटेन रहे बॉडी के अंदर। अब पता चले आप जलेबी कचौड़ी खा के बैठे हो तो नींद आएगी ना, और तब उसमें इतनी एनर्जी भी डेवलप नहीं हो पाएगी, तो तब दिक्कत होएगी। तो इस वजह से जो लास्ट लैप होता है उसी में जनरली जो एथलीट्स होते हैं जनरली अपना पैर पकड़ कर बैठ जाते हैं। ठीक है, बहुत एथलीट्स ऐसे होते हैं जो दौड़ते दौड़ते ही गिर जाते हैं और पैर पकड़ लेते हैं। वो पैर पकड़ने का मतलब क्या है, और इसका अगर आपके पास लखमीर सिंह है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये एक एग्जांपल भी दे रखा है, ये एक फ़ोटो भी दे रखी है कि यहाँ पर बहुत सारे एथलीट दौड़ रहे हैं और एक एथलीट बेचारा दौड़ते दौड़ते ये अपना पैर पकड़कर खड़ा हो गया और इसका चेहरा ऐसा बना हुआ है जैसे उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो। तो जो विगरस फिजिकल एक्सरसाइज होती है सच एज रनिंग अ डिस्टेंस रेस, लेग मसल्स रेस्पायर एनारोबिकली, तो तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है
और तब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें लो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर बॉडी के अंदर पहले से एनर्जी नहीं है और आप एनारोबिकली दौड़ रहे हो, तो एनारोबिकली यानी कि बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हो, तो तब क्या होगा, तब आपको जो और एनर्जी है वो और एनर्जी लिबरेट नहीं हो पाएगी, बन नहीं पाएगी, और फिर फाइनली बॉडी के अलग अलग मसल्स में क्रैम्प आते हैं। ये आपने देखा होगा, वो एक फिल्म आई थी ना, मिल्खा सिंह वाली फिल्म आई थी, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब उसको प्रैक्टिस नहीं होती, पहले वो क्या होता है, वो अपने गांव में दौड़ लगाता है कि मैं तो सबसे आगे निकल जाता हूँ, मतलब बहुत तेज़ दौड़ता हूँ। फिर वो मिलिट्री में जाता है, तो वहाँ पर वो मिलिट्री की तरफ से वो स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने लगता है, तो दिखाते हैं ना कि वो एकदम से तेज़ दौड़ता है और फिर वो पैर पकड़ के बैठ जाता है, एकदम बड़ी तेज़ी से चीख निकलती है उसकी, और पैर पकड़ के बैठ जाता है एकदम से। तो तब उसके जो ट्रेनर होते हैं सरदार जी, वो बोलते हैं कि भाई तेरे को पता नहीं है, अभी तू बस ऐसे ही दौड़ लगाता जा रहा है, अभी तेरे को पता नहीं है कि तरीका क्या होता है। और फिर वो उसको सिखाते हैं कि किस तरीके से दौड़ा जाता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो चीज़ यही है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनारोबिक में बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देखिएगा उसका भी ऐसे ही आपको ना एक रिएक्शन याद करना होगा। तो नेक्स्ट आप नोट करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें लिखिएगा the respiration which takes place without oxygen is called anaerobic respiration. The respiration which takes place without oxygen is called the respiration which takes place without oxygen is called anaerobic respiration. Is called anaerobic respiration. इसमें आप लिखेंगे in anaerobic respiration the microorganisms anaerobic respiration, the microorganisms like yeast, in anaerobic respiration, the microorganisms like yeast break down glucose or food break down glucose bracket में लिखिएगा food, break down glucose or food into ethanol and carbon dioxide into ethanol and carbon dioxide and release energy. ठीक है, इसका भी आप इसी तरीके से एक लंबा सा रिएक्शन है वो लिखेंगे। तो ये मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पर आएगा वही ग्लूकोज एक मिनट, एनारोबिक रेस्पिरेशन दोबारा बोलना प्लीज।
anaerobic respiration क्या unicellular है या multicellular? नहीं यूनिसेलुलर नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ ना, मैंने तो एग्जांपल लिया ह्यूमन बींग्स का भी, ह्यूमन बींग्स में भी होता है। ये तो एक एग्जांपल लिया मैंने यीस्ट का, अभी ह्यूमन बींग्स वाला भी दोबारा से बताऊंगा आपको। ह्यूमन बींग्स में मैंने बताया ना कि जब हम रिगरस बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान भी जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, समझ रहे हैं। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मैंने यीस्ट का एग्जांपल लिया, तो यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। हमारी बॉडी में दोनों तरीके का होता है, एरोबिक भी होता है एंड व्हेनेवर इट इज़ रिक्वायर्ड तो एनारोबिक भी होता है, दोनों तरीके का होता है। नोट करिएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज का इसी तरीके से ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइकोलिसिस होगा साइटोप्लाज्म, तो बनेगा पाइरूवेट, और फिर है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस प्रोसेस को बोल देते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, और इसमें क्या बनता है C2H5OH, जिसको हम बोलते हैं इथेनॉल। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको एज इट इज याद करना होगा। जब भी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पूछा जाएगा ये इक्वेशन जरूर लिखना, जो ट्वाइस ऑफ C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी क्या होता है, एटीपी को ये कहा जाता है कि पावर करेंसी, बॉडी की पावर करेंसी यही है, पावर इसी से आती है। तो ये जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसके देखिए कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं 38, और यहाँ कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं केवल 2। तो इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो 100 मीटर वाले जो रनर हैं उनको उतनी देर तक, उतनी लंबी ड्यूरेशन तक एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। 100 मीटर की दौड़ कितनी देर में हो जाती है पूरी, 2 मिनट में, 3 मिनट में, ठीक है, और भी उससे भी ज़्यादा कम में। जो जमाइका वाले हैं वो तो सेकंडों में कंप्लीट कर देते हैं, 10 सेकंड 12 सेकंड इनका एवरेज टाइम है। तो उसमें इतना लंबा ड्यूरेशन तक के लिए लोग नहीं दौड़ते हैं, तो इसलिए उसमें कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जो मैराथन रनर्स होते हैं जिनको 20-20 किलोमीटर दौड़ना होता है तो उनके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो धीमे दौड़ते हैं, और धीमे दौड़ते हैं तो उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता रहता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसी चीज़ को ओनली मैं नीचे वाला पोर्शन बिठा रहा हूँ। ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल और लिखेंगे इसमें। ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लिखें, in human beings anaerobic respiration takes place in our muscles anaerobic respiration takes place in our muscles during vigorous physical exercise. During vigorous physical exercise. During vigorous physical exercise, when oxygen gets used up faster in the muscle cells,
oxygen gets used up faster in the when oxygen gets used up faster in the muscle cells than can be supplied by the blood. Then can be supplied by the blood. Then can be supplied by the blood. और इसी को एक एग्जांपल तो इन्होंने ये यहाँ पर दिखाई रखा है कि ये एथलीट को पैर में क्रैम्प आ गया। के बीच बीच में थोड़े से फनी एग्जांपल्स भी दे देते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाया है कि एक चीता है और ये हिरन के पीछे भाग रहा है, ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखा है इसमें, जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ द फास्ट रनिंग डियर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ चीता गेट्स अ लेग क्रैम्प एट दिस वेरी मोमेंट। इसके लेग में अगर मान लीजिए क्रैम्प आ जाए, क्यों? क्योंकि ये अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा है, तो इसका मतलब पूरी ताकत लगा रखी है इसने, नहीं तो चीता इसको खा जाएगा, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि इमेजिन करिए कि अगर इसको इसी टाइम पर जब भी अपनी जान बचाकर दौड़ रहा है, इसके पैर में जो डियर है, इसके पैर में अगर लेग क्रैम्प आ जाए तो क्या होगा? वो भी लिखा हुआ है। ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन इट्स लेग मसल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, द डियर कैन गेट अ क्रैम्प इन हिज लेग। द चीता इज श्योर टू गेट इनफ लंच एंड डिनर, ठीक है। तो ये पूरा कुछ इन्होंने इसमें लिख कर बता रखा है। तो कुल मिलाकर क्या होता है कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्रैम्प्स क्यों आ जाते हैं, लेग में क्रैम्प्स क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जो लैक्टिक एसिड होता है, वो लैक्टिक एसिड सारा का सारा मसल्स में एक जगह स्टोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि मसल्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन उनको मिल नहीं पाती, ठीक है। तो आप लिखिएगा यहाँ पर, अच्छा ये तो एक नेगेटिव एग्जांपल हुआ। एक पॉजिटिव एग्जांपल ये भी तो हो सकता है कि चीता को लेग क्रैम्प आ जाए तो डियर बच के भाग जाएगा। नोट करें, द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स during anaerobic respiration causes muscle cramps. मसल क्रैम्प्स, ठीक है जी। इसके बाद में नोट करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, नेक्स्ट टॉपिक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दीजिए, आता हूँ अभी मैं।
रेस्पिरेशन प्लांट्स में लिखिएगा। The respiration in plants differs from that in animals in three respects. The respiration in plants the respiration in plants differs from that in animals The respiration in plants differs from that in animals in three respects. In three respects. First लिखिएगा all the parts of a plant all the parts of a plant like root, stem and leaves all the parts of a plant like root, stem and leaves perform respiration individually. Perform respiration individually. Perform respiration individually. Full stop. On the other hand, an animal performs on the other hand, an animal performs respiration as a single unit. On the other hand, an animal performs respiration as a single unit. On the other hand, an animal performs respiration as a single unit. Second लिखें during respiration in plants. During respiration in plants, there is a little transport of respiratory gases there is a little transport of respiratory gases from one part of the plant to the other. From one part of the plant to the other. On the other hand, on the other hand, an animal performs
On the other hand, respiratory gases are usually transported on the other hand, respiratory gases are usually transported over long distances on the other hand, respiratory gases are usually transported over long distances inside an animal. Over long distances inside an animal. Inside an animal. During respiration. During respiration. थर्ड नोट करिएगा, द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स occurs at a slow rate. The respiration in plants occurs at a slow rate. Full stop. On the other hand, the respiration in animals the respiration in animals on the other hand, the respiration in animals occurs at a much faster rate. Occurs at a much faster rate. The respiration in plants differs from that in animals in three respects. तो हमने देखा कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक और एनारोबिक। अब इसके बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करते हैं। तो ये इसमें और जो एनिमल्स का जो रेस्पिरेशन है उनमें अंतर क्या है? पहला अंतर तो ये है, ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। तो प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे फिर वो रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, इन सब में रेस्पिरेशन इंडिविजुअली होता है, अलग अलग होता है रेस्पिरेशन, पहली चीज़। फिर ऑन द अदर हैंड एन एनिमल परफॉर्म्स रेस्पिरेशन एज अ सिंगल यूनिट। हम ये नहीं कहते कि हमारा हाथ सांस ले रहा है या हमारा पैर सांस ले रहा है, हमारी पूरी बॉडी सांस लेती है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं प्लांट की, तो प्लांट के 3 पार्ट्स हैं और 3 पार्ट्स अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। रूट अलग तरीके से रेस्पिरेशन करती है, स्टेम अलग तरीके से और लीव्स अलग तरीके से। इन तीनों का रेस्पिरेशन, जब हम प्लांट्स का रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो इन तीनों में जो अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड देखिएगा, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में जब रेस्पिरेशन होता है तब देयर इज अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। जब प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है तो गैसेस का ट्रांसपोर्ट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत कम होता है, बहुत लिटिल ट्रांसपोर्ट होता है। यानी कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में जो गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, कम होती है। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देयर इज अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। उसके बाद ऑन द अदर हैंड रेस्पिरेटरी गैसेस आर यूजुअली ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इनसाइड एन एनिमल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो जब किसी एनिमल के बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पर जो रेस्पिरेटरी गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर होता है, और यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पर रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में, ठीक है। तो पहली चीज़, पहला डिफरेंस क्या हो गया कि प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स रेस्पायर करते हैं इंडिविजुअली। रूट, स्टेम और उसका जो लीव्स हैं, ये तीनों अलग अलग तरीके से रेस्पायर करते हैं। और जो एनिमल्स में रेस्पिरेशन होता है दैट हैपन्स एज अ सिंगल यूनिट, ठीक। कि एनिमल पूरा का पूरा एक यूनिट है, तो वो पूरी यूनिट रेस्पिरेशन करती है।
दूसरा जो डिफरेंस है कि उसमें जो गैसेस का रेस्पिरेटरी गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस होता है प्लांट्स में, और इसमें ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस होता है एनिमल्स में। थर्ड है द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर्स एट अ स्लो रेट। जो प्लांट्स हैं उसमें रेस्पिरेशन बहुत धीमी रेट पर होता है, बहुत स्लो होता है, और इसमें जो है एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन है वो बहुत फास्टर रेट पर होता है, बड़ा तेज़ी से होता है। बताइए भाई, ऑनलाइन वालों को इतना क्लियर है? यस ठीक है, सर, यस सर। चलिए आगे चलते हैं फिर। पहला लिखेंगे हम रेस्पिरेशन इन रूट्स। मैं प्लांट्स वाला कर रहा हूँ ना, तो फर्स्ट लिखेंगे रेस्पिरेशन इन रूट्स। रेस्पिरेशन इन रूट्स लिखिएगा। एयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। Air is present in between the particles of soil, full stop. The roots of a plant take the oxygen required for respiration. The roots of a plant take the oxygen required for respiration. The roots of a plant take the oxygen required for respiration from the air present in between the soil particles. From the air present in between the soil particles. From the air present in between the soil particles by the process of diffusion. By the process of diffusion. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे the root hair are in contact with the air in the soil. The root hair are in contact with the air in the soil. Are in contact with the air in the soil. Oxygen from air in the soil particles. Oxygen from air in the soil particles
diffuses into root hairs. Diffuses into root hairs. Diffuses into root hairs and reaches all the other cells of the root for respiration. And reaches all the other cells of the root, all the other cells of the root for respiration. All the other cells of the root for respiration. ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो रूट्स होती हैं वो रूट्स जो है आज जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के अंदर होती हैं। तो ज़मीन के अंदर सारे में क्या है, मिट्टी है, सॉइल है, और जो सॉइल है, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में एयर स्पेसेस होते हैं। जब एयर स्पेस है मतलब एयर की जगह है तो वहाँ पर एयर भी होगी। एयर के अंदर क्या मिक्स होगा, ऑक्सीजन मिक्स होगा। तो जो रूट्स हैं वो ऑक्सीजन के एयर के कांटेक्ट में, इसका मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में। तो जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है तो वहीं से ऑक्सीजन जो है वो रूट्स के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है, और रूट्स में से रूट्स के जितने भी सेल्स हैं उन सबके सेल्स तक ऑक्सीजन पहुँचती है। तो इस तरीके से रूट जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना होने के बावजूद भी वो ऑक्सीजन लेती है। तो एक मिथ दिमाग में से ये निकाल देना कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स रेस्पिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऐसा नहीं है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जैसे हम भी कहते हैं ना कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये प्रोसेस कौन सा है, ब्रीदिंग वाला प्रोसेस है, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। तो हम कहते हैं कि नहीं, इसका उल्टा प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो वो रेस्पिरेशन के अंदर में नहीं आता वो प्रोसीजर। रेस्पिरेशन में तो प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस का एक बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है। मैं डिटेल में इसको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही, और आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो परसों होगी। कल का जैसे मैंने बताया था 22 तारीख का, कल का मैं और रखूँगा। ठीक है, चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू। ओके।